की नजर खुशी पे पड़ती है वो एकदम से सीधा हो जाता है और फोन साइड में रख देता है। एक्सक्यूज़ मी, मैं खुशी। आज मेरा पहला दिन है। आई मीन पहली रात है। सिस्टर इंचार्ज ने यहाँ रिपोर्ट करने को बोला था। ओहो, वेलकम। आइए आइए आइए। तो आप ही हैं हमारी नई नर्स, डॉक्टर रोहन, इंटर्न। वैसे नाइट ड्यूटी में स्वागत है आपका। अच्छा, एक बात बताऊं, यहाँ रात में वैसे तो आम तौर पर सिर्फ मरीज मिलते हैं और कभी कभी भूत भी, पर आपको देखकर लगता है कि आज ड्यूटी थोड़ा खुशनुमा होने वाली है। आई रे, हॉस्पिटल में खुशी आई। सर, ड्यूटी चार्ट मिल जाता तो मैं स्टार्ट कर लेती। हाँ हाँ। रात थी 13 सितंबर। समय था रात के 3:30 बजे। हॉस्पिटल का कॉरिडोर सुनसान पड़ा था। हल्की सी पीली रोशनी में एक आदमी एक व्हील चेयर को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। व्हील चेयर पर एक नर्स बंधी हुई थी। उसका सर एक तरफ झुका हुआ था, वो आधी बेहोशी में थी। व्हील चेयर के पहियों की घिसटने की आवाज उस गहरी खामोशी में गूंज रही थी। वो आदमी फिर से व्हील चेयर को घसीटते हुए आगे बढ़ा। वो मुर्दा घर के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और तेज ठंड थी। वो नर्स को व्हील चेयर के साथ अंदर ले गया। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। कॉरिडोर फिर से खाली हो गया, खामोश, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। और उस रात मुर्दा घर के अंदर क्या हुआ ये ना किसी ने देखा और ना ही किसी ने सुना। उस रात का सच मुर्दा घर के बंद दरवाजे के पीछे हमेशा हमेशा के लिए छुप गया। रात के गहरे सन्नाटे में सिटी हॉस्पिटल की ये वीरान इमारत किसी पुरानी कब्र की तरह बेजान और खामोश खड़ी थी। हॉस्पिटल की पुरानी दीवारों पर दरारें उभर आई थीं। चारों तरफ सन्नाटा था। बस एंट्रेंस के ऊपर लगा एक लाल नियॉन बोर्ड जल रहा था जिस पे लिखा था इमरजेंसी। घड़ी ने अभी अभी रात के 9 बजने का ऐलान किया और आज खुशी की ज्वाइनिंग थी। खुशी हॉस्पिटल के मेन गेट के अंदर दाखिल हुई। गेट पर लटकती पुरानी लोहे की जंजीर एक हल्की सी खोखली सी आवाज कर रही थी। क्या अजीब सी जगह है। ये हॉस्पिटल है या भूत बंगला? उसने इधर उधर देखा। रिसेप्शन में आधा अंधेरा था और दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर्स का रंग लगभग उतर चुका था। ये हॉस्पिटल तो थोड़ा ज्यादा ही शांत है। नाइट शिफ्ट में अक्सर ऐसा होता है। आई नो, बट खैर छोड़ो, पहला दिन है, आदत पड़ ही जाएगी। पर खुशी को यह मालूम नहीं था कि जिस हॉस्पिटल में वो जिंदगी बचाने आई है वहां मौत पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। खुशी रिसेप्शन से अंदर जाती है और वो इधर उधर देखती है। उसे नर्स स्टेशन पे एक यंग डॉक्टर अपने फोन पे कुछ करता हुआ दिखता है। जैसे ही उसकी नजर खुशी पे पड़ती है वो एकदम से सीधा हो जाता है और फोन साइड में रख देता है। एक्सक्यूज मी, मैं खुशी। आज मेरा पहला दिन है। आई मीन पहली रात है। सिस्टर इंचार्ज ने यहाँ रिपोर्ट करने को बोला था। ओहो, वेलकम। आइए आइए आइए। तो आप ही हैं हमारी नई नर्स, डॉक्टर रोहन, इंटर्न। वैसे नाइट ड्यूटी में स्वागत है आपका। अच्छा, एक बात बताऊं, यहाँ रात में वैसे तो आम तौर पर सिर्फ मरीज मिलते हैं और कभी कभी भूत भी, पर आपको देखकर लगता है कि आज ड्यूटी थोड़ा खुशनुमा होने वाली है। आई रे, हॉस्पिटल में खुशी आई। सर, ड्यूटी चार्ट मिल जाता तो मैं स्टार्ट कर लेती। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। वैसे आज की रात आपको नर्स वार्ड नंबर 12 हैंडल करना होगा। थोड़ा कॉर्नर में पड़ता है, इसीलिए वहाँ आना जाना भी ज़्यादा होता नहीं किसी का। शांत जगह है। वैसे
नाइट ड्यूटी के लिए परफेक्ट है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, वहाँ के पेशेंट्स की हरकतों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। रात होते ही वो थोड़ा, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं। वहाँ कोई सीरियस या क्रिटिकल केस तो नहीं है ना? हाँ, ना 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 ना, कोई भी केस क्रिटिकल नहीं है। वहाँ क्या है, ज़्यादातर पुराने पेशेंट्स ही हैं और काफ़ी दिनों से एडमिट हैं। कंडीशन स्टेबल है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। मेडिसिन टाइम पे मिल जाए, बस उतना ही काफ़ी है। फिर आपने बोला कि थोड़े अजीब हो जाते हैं रात में। अजीब मतलब? हाँ, मतलब ये कि रात होते ही उनकी नींद टूट जाती है, कभी कभी किसी को पुकारते हैं, कभी कभी किसी से बातें करते रहते हैं। ओफो, ये सब क्या है ना कि उम्र का असर है। दिमाग थोड़ा सा भटकने लगता है इस एज में। बुढ़ापा में आदमी सठिया जाता है, काइंड ऑफ लाइक दिस। समझ गई आप? तब तो उन्हें ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। नो 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 खुशी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ, बहुत इजी रहेगा रात के लिए। अगर कोई पेशेंट बेल बजाए या ज़्यादा शोर शराबा करे तो जाके उसे देख लीजिएगा आप, वरना रात काफ़ी आराम से निकल जाती है वहाँ। और वैसे भी मैं हूँ ना यहीं पे, आपकी खिदमत में। डॉक्टर रोहन, एक बात पूछनी थी। हेड नर्स कह रही थी कि पिछले 6 महीनों से वार्ड 12 में कोई भी नर्स नाइट शिफ्ट में 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिक पाती। ये थोड़ा अजीब नहीं है? और 3 महीने पहले जो नर्स थी, क्या नाम बताया था उन्होंने? हाँ, नर्स मीरा। वो भी 2 साल काम करने के बाद अचानक से जॉब छोड़कर चली गई। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फालतू की बातें करती है वो। हमारी जो हेड नर्स है ना, वो 1 नंबर की गॉसिप क्वीन है। ओफो, क्या कहूँ उसे मैं। हाँ, वो मीरा। देखो, मीरा तो बस चली गई, किसी को कुछ नहीं बताया, बिना बताए चली गई। और बाकी लोग, हर कोई नाइट शिफ्ट के लिए बना नहीं होता है ना। हर कोई तुम्हारी तरह इतना बहादुर थोड़ी होता है। नाइट शिफ्ट एक जंग है यार, है ना? चलो, इतना ज़्यादा मत सोचो, आओ मैं आपको आपका वार्ड दिखा देता हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। रोहन और खुशी धीरे धीरे वार्ड नंबर 12 की तरफ बढ़ने लगते हैं। कॉरिडोर में फैला सन्नाटा अब पहले से ज्यादा भारी लगने लगा था। डॉक्टर रोहन, आपको नहीं लगता कि एक नर्स का 2 साल तक काम करने के बाद अचानक से बिना किसी को बताए गायब हो जाना थोड़ा अजीब है? अरे, आप तो बस एक बात के पीछे पड़ गई हैं। अब होगा कोई पर्सनल रीजन, मैं क्या कहूँ। देखिए, मुझे सच में नहीं पता। और वैसे भी हॉस्पिटल में लोग आते जाते रहते हैं, हर कोई इस माहौल में थोड़े ना सरवाइव कर पाएगा। इतना इजी थोड़ी है। पर वो यहाँ 2 साल तक थी ना? आप सवाल पे सवाल, काफी सारे सवाल पूछती हैं आप। चलिए, ये देखिए, ये लीजिए, आ गया आपका वार्ड नंबर 12। कॉर्नर में एकांत में शांति से, परफेक्ट फॉर द नाइट शिफ्ट। वार्ड नंबर 12 में धीमी पीली रोशनी तैर रही थी। 3-4 बूढ़े मरीज अपने बेड्स पर सीधे पड़े थे। कुछ की आंखें बंद थीं, कुछ की आधी खुली, जैसे नींद उनसे रूठ गई हो। रोहन और खुशी जैसे ही अंदर बढ़े, एक अजीब सी ठंड उनके शरीर से टकराई। खुशी के कदम एकदम से धीमे पड़ गए, उसे घबराहट महसूस होने लगी। वेलकम टू द वार्ड नंबर 12 नर्स खुशी। तो यही है आपका वार्ड, और ये हैं भजन काका, इन्हें सांस की पुरानी तकलीफ है। और ये हैं कावेरी अम्मा। इनकी तबीयत का तो मतलब कोई ठीक ठाक हिसाब नहीं है, ऊपर नीचे होती रहती है। मतलब हर दिन कोई ना कोई शिकायत होती रहती है। रोहन हल्की सी मुस्कान के साथ भजन काका के बेड के पास गया। काका, कसा काय, सब मजा मा? काका, सांस चल रही है ना? ये है आपकी नई केयर टेकर खुशी। सुनाई दे रहा है? खुशी, खुशी। इन्हें ज्यादा परेशान मत करिएगा। अरे बेटा, मैं क्या परेशान करूंगा, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। अब तो लगता है भगवान के पास जाने का वक्त आ गया है। यहाँ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हूँ बस। काका, ऐसा नहीं बोलते। मैं आ गई हूँ ना। अब आप ठीक हो जाएंगे और जल्दी अपने घर भी जाएंगे। वैसे भी आपकी दवाई का वक्त हो गया है। मैं अभी आपकी दवाई लेकर आती हूँ। बेटा, दवाई तो मैं ले चुका हूँ। मीरा बेटी अभी
थोड़ी देर पहले ही देकर गई थी। देखो वो यही खड़ी है, वो। और ये सुनते ही खुशी के शरीर में ठंड की सेहरन सी दौड़ गई। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अरे 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 काका, आ गए काका। मीरा कहाँ से आ गई? मीरा अपने गांव चली गई है, उसकी शादी हो गई, भूल जाइए मीरा को। हाँ देखा खुशी जी, मैंने कहा था ना, इनका दिमाग ना रात में भटकने लगता है। खैर छोड़िए, आइए मैं आपको बाकी के हॉस्पिटल दिखा देता हूँ। इस तरफ आइए। खुशी और रोहन वार्ड से बाहर निकल गए और बाहर आते ही खुशी ने एक बार मुड़कर अंदर की ओर देखा तो भजन काका सीधे अपने बेड के सामने देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें एक ही जगह पे टिकी हुई थी, जैसे उनके बिल्कुल सामने कोई खड़ा हो, और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से धीरे धीरे बातें कर रहे हो। खुशी ने इस बात को देखा तो सही, लेकिन नजरअंदाज कर दिया और रोहन के साथ आगे बढ़ गई। खुशी और रोहन नर्स स्टेशन पे पहुंच गए। तो कहिए मैडम खुशी जी, कैसा लगा आपको अपना वार्ड? वैसे इन पेशेंट्स की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। क्या है ना कि उम्र के साथ साथ इनका दिमाग भी कभी कभी अजीब कहानियां बना लेता है। वैसे भी गिने चुने तो दिन बचे हैं इनके। और हाँ, एक जरूरी बात, नाइट शिफ्ट के इंचार्ज हैं डॉक्टर वर्मा। काफी तीखे स्वभाव के आदमी है, ज्यादा सवाल जवाब पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए ना उनसे कम ही बात कीजिएगा। और अगर कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई बात नहीं, सीधे मुझे बताइएगा, मैं यही हूं। और हाँ, एक और बात, नर्स स्टेशन का इंटरकॉम काफी दिनों से खराब पड़ा है। मेंटेनेंस को बोला हुआ है पर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये लोग ना बहुत ढीला काम करते हैं, इसीलिए अगर कुछ भी दिक्कत हो तो सीधा मुझे फोन कर दीजिएगा, तुरंत आ जाऊंगा मैं। और हाँ, उस तरफ कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी में मर्चरी है, यानी मुर्दा घर। वहां आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नाइट शिफ्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। आप बस अपने वार्ड में ही रहिएगा। बाकी सबके लिए डॉक्टर रोहन आपकी खिदमत में हाजिर है। आई रे आई, खुशी आई। रोहन वहां से चला गया। नर्स स्टेशन पर अब सिर्फ खुशी थी। उसने धीरे धीरे डेस्क पर पड़ी फाइल्स को ठीक से लगाया, रजिस्टर खोला और हर पेशेंट्स की हिस्ट्री देखकर नोट्स बनाने लगी। कुछ देर बाद पूरे फ्लोर पर फिर से वही सन्नाटा छा गया। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और दूर कहीं से आती ईसीजी की हल्की सी बीप बीप सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से इंटरकॉम से हल्की सी धीमी सी आवाज आने लगी, जैसे कोई कहीं दूर से धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। खुशी एकदम से चौंक गई। उसने तुरंत इंटरकॉम की तरफ देखा। अभी कुछ देर पहले ही रोहन ने कहा था कि इंटरकॉम काफी दिनों से खराब पड़ा है, तो फिर ये आवाज कैसे आ रही है? तभी इंटरकॉम से एक धीमी, टूटती फूटती और घबराई हुई औरत की आवाज आई। डॉक्टर वर्मा, कोड रेड इन वार्ड नंबर 12, आप जल्दी आइए। डॉक्टर वर्मा, कैन यू हियर मी? आप जल्दी आइए प्लीज। खुशी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। कांपते हाथों से उसने धीरे से इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी उसकी नजर इंटरकॉम के पीछे लटकते वायर पर पड़ी। इंटरकॉम का वायर अपनी जगह से निकला हुआ था। डरते हुए खुशी ने वो वायर इंटरकॉम के साथ जोड़ दिया और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। क्या अजीब जगह है, और यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा अजीब। रोहन कह रहा था कि इंटरकॉम 3 महीनों से खराब है, जबकि ये तो ठीक ही था, बस एक वायर ही तो जोड़ना था। सबके सब कामचोर हैं। लेकिन वो चुप्पी बस कुछ देर के लिए थी। अचानक से इंटरकॉम के स्पीकर से एक साफ घबराई हुई आवाज गूंज उठी। डॉक्टर वर्मा, प्लीज जवाब दीजिए। कोड रेड इन वार्ड नंबर 12, आप तुरंत यहाँ आइए। डॉक्टर वर्मा, कैन यू हियर मी? पेशेंट की सांस रुक रही है, मैं अकेली हैंडल नहीं कर पा रही। प्लीज जल्दी आइए, प्लीज देर हो रही है। खुशी का गला सूख गया था। पूरे फ्लोर पर इस वक्त वो बिल्कुल अकेली थी।
उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, इंटरकॉम पर ये कौन है। उसने जल्दी से रिसीवर उठाया। हिचकिचाते हुए कुछ बोलना चाहा, लेकिन तब तक लाइन कट चुकी थी। उसने तुरंत इंटरकॉम पर डॉक्टर रोहन का नंबर मिलाने की कोशिश की। रोहन, प्लीज वार्ड नंबर 12 आ जाइए, अभी के अभी। इंटरकॉम की घंटी सुनते ही रोहन का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया, क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद था कि इंटरकॉम काम नहीं कर रहा। बिना एक पल गवाए रोहन तेज कदमों से वार्ड नंबर 12 की तरफ बढ़ा। खुशी भी वार्ड की तरफ निकल चुकी थी। जैसे ही खुशी और रोहन वार्ड नंबर 12 में पहुंचे, दोनों के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। भजन काका बिस्तर पर सीधे लेटते हुए जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। खुशी घबराकर उनके पास पहुंची, लेकिन रोहन ने तुरंत समझ लिया कि मामला सीरियस है। बिना देरी किए उसने तुरंत अपना फोन निकाला और डॉक्टर वर्मा का नंबर मिलाया। हेलो सर, डॉक्टर रोहन दिस साइड। सर वार्ड नंबर 12 में आइए, जल्दी आइए सर। भजन काका को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, सिचुएशन सीरियस लग रही है सर। प्लीज प्लीज सर, जल्दी आइए सर। ओहो डॉक्टर रोहन, कब बनोगे तुम लोग डॉक्टर? तुम लोग भी ना, अरे जरा जरा सी बात पर हल्ला मचा देते हो। अरे भाई, वो बूढ़ा आदमी है, इस उम्र में सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब तो होता रहता है ना। अब क्या तुम लोग भगवान हो क्या जो उसको बचा ही लोगे हर चीज में? हाँ, और हर चीज में मुझे खींच के लाने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा खुद भी हैंडल करना सीखो। कब बनोगे डॉक्टर? चलो खैर, मैं आता हूं, तब तक पेशेंट का ख्याल रखो, संभालो उसे, ठीक है? और हाँ, जब तक मैं आऊं मेरे लिए कैंटीन से एक चाय ले आना। हर बात में डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर वर्मा। रखो फोन। रोहन ने फोन काटा और फिर एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने सीधा खुशी की तरफ देखा। हाँ, मुझे कैंटीन जाना पड़ेगा, डॉक्टर वर्मा के लिए चाय लेने वो बस आते ही होंगे। ये सुनकर खुशी सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि इस वक्त इस हालत में चाय लाने की बात कैसे हो सकती है। खुशी ने चुपचाप बस हाँ में सिर हिला दिया। रोहन तेजी से वार्ड से बाहर निकल गया। वार्ड में फिर से वही भारी खामोशी फैल गई। लगभग 15 मिनट बीत चुके थे। रोहन और डॉक्टर वर्मा साथ में ही वार्ड में घुसे। तब तक भजन काका की सांसें रुक चुकी थी। खुशी घबराहट में लगातार उन्हें सीपीआर दे रही थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए, क्या तकलीफ है भजन काका को? ओह, नई नर्स हो ना तुम? पहला दिन है आज तुम्हारा। वैसे क्यों, कैंटीन के समोसे ट्राई किए कि नहीं किए? रात की ड्यूटी में उन्हीं के भरोसे रात निकलती है यहाँ। अरे गर्मा गर्म मिल जाए ना तो नींद भी भाग जाती है, और चाय हो जाए तो आहा, मूड भी एकदम ठीक हो जाता है। सर, भजन काका अब नहीं रहे। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, पर अगर आप थोड़ा पहले आ जाते, शायद उन्हें बचाया जा सकता था। देखा जाए तो देखो, उम्र तो हो चुकी थी उनकी। ऐसे केसेस में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। अरे भगवान थोड़ी हैं जो किसी की उम्र बढ़ा देंगे हम। हाँ डॉक्टर रोहन, तुम जानते हो ना क्या करना है। पेपर वर्क संभालो, रिपोर्ट में लिख देना नेचुरल डेथ, नींद में शांति से चल बसे, ठीक है? अब लाओ मेरी चाय भी दो। खुशी ये सब कुछ सुनकर सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान की मौत को इतनी आसानी से कैसे लिया जा सकता है। रोहन वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर मजबूरी साफ दिख रही थी, जैसे वो सब कुछ समझकर भी कुछ कह नहीं पा रहा हो। डॉक्टर वर्मा बिना कुछ कहे बस चाय की चुस्कियां लेते हुए मजे से उस वार्ड से बाहर निकल गए। रोहन भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया। खुशी धीरे से भजन काका के पास गई। उसने पास रखी सफेद चादर उठाई और संभालते हुए उनके चेहरे पर डाल दिया, और फिर भारी कदमों के साथ वार्ड से बाहर आ गई। रोहन कॉरिडोर में अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था, जो नर्स स्टेशन से कुछ 10 कदम की दूरी पर थी। उसके सामने एक फाइल खुली थी और वो भजन काका की डेथ रिपोर्ट लिख रहा था। पूरे फ्लोर पर एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी।
तभी रोहन को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास आकर धीमी आवाज में कुछ कहा हो। रोहन, फिर से झूठी रिपोर्ट। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? रोहन का हाथ एकदम से वहीं रुक गया। उसकी उंगलियां पेन पर जम सी गईं। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कॉरिडोर खाली था। रोहन की सांसें तेज हो गईं, दिल जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। तभी वापस से वो आवाज आई। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के लिए तुम इतना गिर गए हो कि हर सच को दबा दोगे, हर लाश को झूठ में लपेट दोगे। याद है ना, पिछली बार भी तुमने यही किया था। रोहन ने घबराकर वापस से पीछे मुड़कर एकदम से देखा तो उसके बिल्कुल पीछे एक औरत खड़ी थी। चेहरा बिल्कुल पीला, होंठ नीले और बालों पर जैसे बर्फ जम गई हो। रोहन के आसपास की हवा अचानक से ठंडी हो गई और रोहन की आवाज कांप रही थी और उसके ठीक पीछे मीरा खड़ी थी, वही नर्स जो 3 महीने पहले अचानक से गायब हो गई थी। हाँ, मीरा, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा चेहरा, ये आंखें, तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? क्या बात है? और तुम? मीरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में दर्द और गुस्सा दोनों छिपा हुआ था। डर क्यों रहे हो रोहन? अभी तो बस सच सामने आना शुरू हुआ है। रोहन कुर्सी से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसकी नजर बार बार नर्स स्टेशन की तरफ जा रही थी, पर वहां कोई नहीं था। मीरा प्लीज, ये सब क्या है? तुम तो उस रात के बाद से अपनी गांव चली गई थी ना मीरा। मेरी बात सुनो मीरा, ये तुम अपने गांव चली गई थी? तुम्हें सच में लगता है कि मैं बस यूं ही अपने गांव चली गई थी? अचानक से कॉरिडोर की लाइटें बेकाबू होकर तेजी से जलने बुझने लगी, जैसे किसी ने बिजली के तारों को झकझोर दिया हो। रोहन डर के मारे बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। याद है तुम्हें वो रात 3 महीने पहले की? तुम जानते थे रोहन कि शीला ताई की मौत नेचुरल नहीं थी। डॉक्टर वर्मा ने तुम्हें झूठ लिखने को कहा और तुमने लिख दिया। मैंने डॉक्टर वर्मा को रोका था, कहा था कि ये गलत है, लेकिन उस रात किसी को सच पसंद नहीं आया। मैं मजबूर था मीरा। अगर मैं मना करता तो मेरी इंटर्नशिप चली जाती। मैंने वही किया जो मुझे कहा गया। मीरा की आंखों में अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। अचानक से वो जोर से चीखी और अगले ही पल मीरा ने झटके से रोहन के पैरों को पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी और बेहद मजबूत थी। रोहन घबराकर चिल्लाने लगा, नहीं मीरा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो मीरा, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन मीरा ने उसकी एक ना सुनी। वो रोहन को फर्श पर घसीटते हुए कॉरिडोर के उस हिस्से की ओर ले जाने लगी जहां मुर्दा घर था। रोहन फर्श पर छटपटाता रहा, हाथ पैर पटकता रहा, लेकिन मीरा की ताकत के आगे वो बिल्कुल बेबस था। तुम जैसे लोग ही इस अस्पताल को कब्रिस्तान बनाते हैं रोहन। तुम्हारी एक गलती की वजह से एक बेगुनाह की मौत छुपा दी गई। अब इस झूठ की कीमत तुम्हें चुकानी होगी रोहन। कुछ ही पलों में मीरा रोहन को घसीटते हुए मुर्दा घर के अंदर ले गई और एक तेज आवाज के साथ मॉर का दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद
पूरा कॉरिडोर फिर से खामोश हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। करीबन 15 मिनट निकल चुके थे। खुशी वापस से नर्स स्टेशन पर आई। उसने कॉरिडोर की तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां सन्नाटा था। रोहन की डेस्क खाली पड़ी थी, फाइल्स जमीन पर बिखरी पड़ी थी और रोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। खुशी धीरे धीरे संभालते हुए अपने आप को और हल्के कदमों से उसकी डेस्क की तरफ बढ़ने लगी। खुशी रोहन की डेस्क तक पहुंची। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहन अचानक से कहां चला गया। घबराहट में उसने तुरंत रोहन को फोन किया। हेलो रोहन, हेलो। कौन थी वो नर्स जिसे मुर्दा घर के अंदर ले जाया गया? और आखिर वो रहस्यमयी शख्स कौन है जो अंधेरे में छिपा बैठा है? कहां गायब हो गई नर्स मीरा? और रोहन खुशी से मीरा के बारे में ऐसा क्या सच छिपा रहा है जो सब कुछ बदल सकता है? क्या खुशी इस हॉस्पिटल में अपनी पहली रात काट पाएगी, या ये रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है? हर सवाल के पीछे छुपा है खौफनाक राज, और इस राज को जानने के लिए देखिए हॉन्टेड हॉस्पिटल का पार्ट 2 इस शुक्र।